हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 8, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। इसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 को कवर नहीं किया है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन हम लोग इसी में कवर करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। खास करके एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाता है। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उनसे सभी क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि पर्वतों, मरुस्थल तथा बाढ़ प्रभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्या है, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन था कि जल परिवहन के क्या क्या लाभ है, इसको हम लोगों ने डील किया था। चौथा क्वेश्चन ये था कि एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न विधाएं एक दूसरे के कैसे मतलब संपूरक होती है, एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करता है, ये चीज को हम लोगों ने डील किया था। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व के कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, यानी सघन सिस्टम यानी पाया जाता है। जैसे कि अमेरिका में 60% जो है, अमेरिका 60% वायु मार्गों का अकेले प्रयोग करता है पूरे वर्ल्ड का, यूएसए। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चलिए, आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है, सेकंड वीडियो का जो क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्यों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस की वृद्धि करेगी। ठीक है, साइबर स्पेस की बात की जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना है साइबर स्पेस क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ जाइए साइबर स्पेस क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है साइबर स्पेस संगणक नेटवर्क। कंप्यूटर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर ही बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए तो उसको संगणक बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिया गया है गूगल, फेसबुक तथा याहू का होम पेज। गूगल में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं। याहू का, फेसबुक में भी एक दूसरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो उनका जो होम पेज है वो एक प्रकार का साइबर स्पेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम लोग आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, एक प्रकार का इन्वायरमेंट यानी वातावरण का निर्माण करते हैं डिजिटली। ठीक है, तो फेसबुक का जो होम पेज हो जाएगा जिसमें हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, भेजते भी है। ठीक है, वो एक प्रकार का क्या है, होम पेज है फेसबुक का। तो वही होम पेज क्या कहलाएगा, एक प्रकार का वही होम पेज है आपका साइबर स्पेस। ठीक है, साइबर स्पेस सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें आदमी यानी मानव जो होते हैं संगणक नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और बहुत ही संख्या में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वहां एक प्रकार का वातावरण यानी माहौल बन जाता है, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, यानी मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वही क्या है, आपका साइबर स्पेस है। ठीक है, अब चलिए, साइबर स्पेस वर्ल्ड वाइड वेबसाइट और इंटरनेट जैसे प्रौद्योगिकी से संचालित होता है। इंटरनेट सूचना भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचालन के बिना, यानी शारीरिक संचालन मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक जगह बैठे रहेंगे, वो कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, उसके बिना ही कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। ठीक है, यानी साइबर स्पेस के माध्यम से हम लोग एक तरह से जो भी सूचना होती, जो भी इंफॉर्मेशन होती, हम लोग एक ही जगह बैठ करके बिना शारीरिक संचालन के एक जगह से दूसरे जगह बिना जाए हम लोग क्या कर सकते हैं, सूचना को अचीव कर सकते हैं और सूचना को सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका साइबर स्पेस की ये खासियत होती है। चलिए, साइबर स्पेस किसी ऑफिस, उड़ते वायुयान तथा चलते चलते जलयान में भी मिल सकता है। साइबर स्पेस मिल सकता है ना, कोई भी उस ऑफिस में जाएंगे, वहां भी ऑफिस में बड़े बड़े लैपटॉप होते हैं, सिस्टम होते हैं, उसमें साइबर स्पेस में अलग अलग एप्स एप्लीकेशन में आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, और यूएसए में जैसे कि सॉरी वायुयान, वायुयान जैसे कि वायुयान में भी तो पहले तो बैन था, लेकिन अभी भी उसको परमिशन दे दिया। वायुयान में भी आप लोग साइबर स्पेस चला सकते हैं, वहां भी वायुयान में भी क्या कर सकते हैं कि अपना फेसबुक वगैरह, ट्विटर जो भी है उनको चला सकते हैं। ठीक है, जलयान में भी चला सकते हैं। वर्तमान समय में विश्व में अत्यधिक इंटरनेट का प्रयोग जो होता है वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, जापान और भारत के इंटरनेट यूजर करता है। ठीक है, भारत के इंटरनेट यूजर, या फिर बोल सकते हैं कि यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, जापान और भारत करता है वर्तमान समय में अगर देखी जाए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान समय में साइबर स्पेस मनुष्यों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई एजुकेशन, ई कॉमर्शियल जैसे विधाओं के माध्यम से विस्तृत कर रहा है। क्या मतलब, समाज में जो आदमी रहते हैं, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, वह समाज तो आप इतना ही जानते हैं। मान चलिए वो समाज जो है तीन चार गांव से मिलकर के मतलब दो चार टोले हैं
और एक गांव बना है तो वो यही गांव में आप रहते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत बड़े समाज में जुड़ जाते हैं, बहुत बड़े एक होम पेज में जुड़ जाते हैं। तो वहां क्या हुआ, आपका सामाजिक विस्तार हुआ कि नहीं? वहां क्या हुआ, उसके माध्यम से, ये सब विधा के माध्यम से, ई कॉमर्शियल, ई एजुकेशन, ई ईमेल के माध्यम से आपका क्या हुआ, सामाजिक विस्तार हुआ। समाज आपको बहुत बड़ा, ज्यादा समाज मिल गया। आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते उसको भी जानने लगे, जिस व्यक्ति को लाइफ में नहीं देखे उसके भी माध्यम से आप उसको भी आप देखने लगे साइबर स्पेस के माध्यम से। तो साइबर स्पेस जो है एक प्रकार का ऐसा स्पेस है जो मनुष्य को तो अपना समाज जो मतलब समाज है, वातावरणीय प्रकृति का जो समाज है वो तो है ही, उसके साथ साथ उसके और भी मतलब इर्द गिर्द जो है समाज का निर्माण करता है। यानी वो अगर साइबर स्पेस में आ गए, गूगल खोल लिए, टेलीग्राम खोल लिए और एक तरह से फेसबुक खोल लिए, तो वो एक बहुत बड़े समाज से जुड़ जाता है, बहुत बड़े वातावरण से जुड़ जाता है और वहां विस्तृत होने लगता है उसका समाज। ठीक है, तो वही चीज कही जा रही है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं साइबर स्पेस क्या होता है। पहले 2 लाइन इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि मनुष्य के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस की वृद्धि कैसे करेगी, इस बात को आप लिखेंगे। वृद्धि यानी बढ़ोतरी कैसे करेगी, सिंपल सी बात है। साइबर स्पेस में जुड़ेंगे हम, अगर टेलीग्राम के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं ना, तो हम लोग एक तरह से बहुत बड़ा वातावरण बन गया, एनवायरमेंट बन गया, माहौल बन गया। यूट्यूब के माध्यम से तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये तनु क्लासेस आर्ट कॉम एक प्रकार का फैमिली में बोलता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि तनु क्लासेस आर्ट कॉम फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये फैमिली है, तो ये भी एक प्रकार का साइबर स्पेस होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के परमाणु केंद्र तथा उनके स्थानों का नाम लिखें। ये बार बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में खासियत पूछा जाता है कि परमाणु केंद्र का नाम लिखना है भारत के। ठीक है, तो सबसे पहला नाम लिखेंगे तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, यानी तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, तो भारत के राज्य महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। ये तारापुर जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। यहाँ 4 नाभिकीय रिएक्टर कार्यरत हैं जो विद्युत शक्ति उत्पादन करती है। यह भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो 28 अक्टूबर 1969 को स्थापित किया गया। इस संयंत्र का निर्माण अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें क्या समझना, कुछ नहीं समझना। न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है और शक्ति की पूर्ति की जाती है। तो यह है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र के पालघर जिले में 28 अक्टूबर 1969 में बनाया गया अमेरिका के सहयोग से, जिसमें 4 नाभिकीय रिएक्टर जो है कार्यरत है। ठीक है, अब चलिए दूसरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आपको एक के बारे में नहीं कहा कि भारत के परमाणु केंद्र तथा उनके स्थानों, परमाणु केंद्र तथा उसके स्थानों के नाम लिखे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र या फिर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के नाम लिखे। यहाँ आपको नाभिक परमाणु बोले या फिर नाभिकीय ऊर्जा बोले, बात सेम है। परमाणु ऊर्जा बोले या फिर नाभिकीय ऊर्जा बोले, बात सेम है। तो आप लिख सकते हैं, एक का तो नाम नहीं पूछा, तो चलिए और दूसरा का नाम लिखते हैं, कैंगा कर्नाटक। कैंगा कर्नाटक मैच करता है जी, इसका पहला अक्षर क और कर्नाटक का भी पहला अक्षर क मैच करता है ना, तो कैंगा कर्नाटक में है। कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है। कहाँ? कन्नड़ जिले के कैंगा नामक स्थान पर स्थित है। ये भी क से, ये भी क से। ठीक है, मतलब कितना मैच करता है, आसान होगी याद रखने में आप लोगों को। नामक स्थान पर काली नदी के किनारे निर्मित है। भारत में वर्तमान में 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है या फिर अपने वर्क में लगे हुए हैं। ठीक है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये यूपी के बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है और ये गंगा नदी के पर निकट यानी उसके किनारे स्थित है। चौथा है रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। यह 1965 में कनाडा के सहयोग से स्थापित की गई। रावत भाटा कोटा से 65 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 65 किलोमीटर दूर है। ये बारे में लिखेंगे, 4 प्रकार के लिखेंगे, टोटल 4 प्रकार आपको लिखना है। रावत पहला क्या लिखे? तारापुर, कैंगा, नरोरा और रावत भट्टा। ठीक है, 4 प्रकार आप लिख देंगे, 1-2 नहीं लिखेंगे, कम से कम क्वेश्चन में 3 का आंसर देना है आपको। भारत के परमाणु केंद्र तथा उनके स्थानों के नाम लिखे, तो इस प्रकार आप आंसर देंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूछा गया कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम लिखें। राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम पूछा जाएगा आपको, तो पहला जलमार्ग का आप ये नाम लिखेंगे NW नंबर 1, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लेकिन आपको पूरा में लिखना है, आप लोग कंजूसी नहीं करनी है। पूरा नाम लिखेंगे नेशनल वाटरवे नंबर 1, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। यह जो है गंगा नदी के माध्यम से इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। ठीक है, NW नंबर 1। दूसरा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी NW नंबर 2, पूरा नाम लिखेंगे आप लोग नेशनल वाटरवे नंबर 2। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से धुबरी से सादिया तक जाती है। ये जो पहला नंबर है ये गंगा नदी के सहारे बहती है, दूसरा ब्रह्मपुत्र के सहारे, तीसरा जो है ये वेस्ट कोस्ट नहर द्वारा कोट्टापुरम से कोल्लमपुरम तक जाती है, कोल्लम तक जाती है, यानी NW नंबर 3। तो इस प्रकार आप भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम लिखेंगे, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छी तरह से आपको लिखना है, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम लिखिए। ठीक है, तो कोलकाता में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पहला नाम हो गया। दूसरा हो गया इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में है, इसको लिख देंगे। जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है।
उसके बाद है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। तो ये प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है, तो तभी आपका आंसर फुलफिल हो पाएगा। भारत के 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम लिखे तो बिल्कुल आप लिख देंगे, किसी के नाम पर रखा गया है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता के जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उनका किसका नाम पर, किनके नाम पर रखा गया, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इस प्रकार आप 4 हवाई अड्डे का नाम लिखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र का नाम लिखें। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे क्षेत्र है जिसका मुख्यालय मालेगांव है। कहां है, मालेगांव है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर देंगे, सबसे बड़े क्षेत्र और सबसे छोटे क्षेत्र रेलवे क्षेत्र का आपको नाम पूछा गया, तो इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 ये भी कवर हो गया। पार्ट 2 के अंतर्गत टोटल 5 क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया चैप्टर 8 का परिवहन और संचार का। तो लास्ट में लिखा हुआ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। टोटल 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत कवर किया। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े तो फिर मैं बोलता हूं पहले थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करने में मजा आएगा, नहीं तो फिर वही रटने वाली बात आ जाएगी। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, और समझ के थोड़ा बहुत माइंड में रखना है, क्योंकि जितना रटेंगे उतना फिर आप रटने का टाइम नहीं, रट के कितना दिन तक याद रखिएगा, लेकिन सारा चीज सिर्फ माइंड में कैप्चर करके रखना है। ठीक है, और इसी तरह से बने रहिए, पर डे क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए, और इसी तरह से आप लोग एक तरह से अच्छा बेटर प्रदर्शन करेंगे बोर्ड एग्जाम में, अच्छा से अच्छा आप लोगों का रिजल्ट होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।